Rahim. Today we are going to discuss neonatal hyperbilirubinemia. देखिए इस वर्ड के अंदर न्यूनेटल, नवमौलूद, हाइपर इंक्रीज, बिलिरुबिन हाइपर इंक्रीज। ब्लैक मार्कर पे लिखते हैं ताकि प्रॉपर हाईलाइट हो आपको। इंक्रीज न्यूनेटल इन्फेंट, नवमौलूद बच्चा, नवमौलूद। बिलिरुबिन आरबीसीज होते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड दो हिस्सों पे तकसीम है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सेलुलर पार्ट, और प्लाज्मा, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में। WBCs which is also known as leukocytes, RBCs which are also known as erythrocytes, and PLT stands for platelets which is also known as thrombocyte. Am I clear? अब यहाँ बिलिरुबिन समझना है, राइट। ये वाइट सेल हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसके कंटेंट्स हम देखते हैं ना तो पूरा प्रॉपर जो हमारा हेमाटोलॉजी पे लेक्चर्स मौजूद हैं वह है, लेकिन यहाँ अपना पॉइंट समझना चाहते हैं कि व्हाट इज बिलिरुबिन। एम आई क्लियर? अब बिलिरुबिन आरबीसीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हीम, आयरन भी होता है, ग्लोबिन कैरियर प्रोटीन भी होता है जो कैरी करता है चीज़ों को। कैरियर प्रोटीन है जो बनता किधर है? लीवर में। एम आई क्लियर? हीम, आयरन, राइट, आयरन और ग्लोबिन। फोलिक एसिड भी होता है, बिलिरुबिन भी होता है। बस ये पॉइंट समझाना था आपको। एम आई क्लियर? मतलब ये बिलिरुबिन इज द कंटेंट ऑफ आरबीसीज। बस ये पॉइंट आपको समझाना था। क्लियर? आ गया समझ? नाउ होता क्या है आगे पढ़ते हैं। यहाँ ये पॉइंट समझना कि जब बच्चा पैदा होता है न्यूनेट, उसका लीवर अभी प्रॉपर बना नहीं होता, राइट। उसका लीवर प्रॉपर इनमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं हुआ होता। जिस तरह उसका ब्रेन भी मैच्योर नहीं हुआ होता, वो पूरा साल डेवलपमेंट स्टेज में होता है। एम आई क्लियर? तो जब उसका लीवर ना लेब व्हिच इज द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी, वो नहीं मैच्योर होता। अब जब वो मैच्योर नहीं होता, आरबीसीज क्या होंगे? आरबीसीज टूटेंगे, राइट। अब देखिए आरबीसीज टूटते हैं। अब यहां आरबीसीज को तोड़ने से पहले जिसका नॉर्मल लाइफ स्पेन है, विच वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ हेमाटोलॉजी, वो 120 डेज होता है। हाउ मेनी डेज? 120 डेज। अब उसकी रिसाइकलिंग कहां होती है? उसका ग्रेव यार्ड क्या है? स्प्लीन, राइट। अब जब ये नॉर्मली मतलब टूटते हैं, मतलब इनका लाइफ खत्म होता है। हर चीज़ का अपना नॉर्मल एक लाइफ होता है ना, फिजियोलॉजिकल। जब इसका तभी लाइफ ख़त्म होता है तो इसकी डीजनरेशन ही होनी होती है ना। जब ये डीजनरेट होते हैं तो इससे बिलिरुबिन निकलता है। अब ये नॉर्मल जब ये टूटते हैं तो 0.9 मतलब पूरा 1 नहीं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिलिरुबिन सीरम के अंदर, सीरम के एस फॉर सीरम, बी फॉर SBR शॉर्टली कहते हैं। 100 SBR स्टैंड फॉर सीरम बिलिरुबिन 0.9 तक होता है। एम आई क्लियर? अब इसको किडनी निकालता है, एक्सक्रीट करता है। अब जब इससे ज़्यादा होता है तो अब देखिए, आप यूज़ योर हेड्स।
अब जब इससे ज़्यादा आरबीसीज टूटते हैं, लीवर इमेच्योर है, लीवर इमेच्योर है बच्चे के अंदर, अब ज़्यादा आरबीसीज टूट रहे हैं। तो जब ज़्यादा आरबीसीज टूटेंगे तो ज़्यादा बिलिरुबिन निकलेगा। जब ज़्यादा तो मतलब 8, 9, 10 तक पहुंच जाता है। अब 10 तक पहुंचता है ना, ये पॉइंट ज़हन में रखनी है, तो ये टॉक्सिक हो जाता है हाईली ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन भी डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो ये ब्रेन के सेल्स को मार देता है। अब ब्रेन के सेल्स जो हैं, थर्ड ईयर पैथोलॉजी में सेलुलर एडाप्टेशन में हमने पढ़ा, अब ब्रेन के सेल्स जो है जो डिवीजन के लिहाज से उसकी तकसीम है, वो परमानेंट सेल्स हैं। है क्लियर? अब जब वो डैमेज होते हैं, इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी, बच्चा माजूर हो जाता है। समझ आ रही है आपको? डिजीज मरीज को नहीं मारता, डिजीज की कॉम्प्लिकेशन मरीज को मारता है। जब डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझता, जब डॉक्टर को पता नहीं होता कि ये बच्चा उल्टियाँ को क्यों कर रहा है, ये बच्चा माँ का दूध लेके वापस क्यों फेंक देता है, वो एथूजा पे लगा हुआ है, इपिकाक पे लगा हुआ है, वो फेल हो रही है, वो नुस्खे पे नुस्खे दे रहा है, बच्चा माजूर होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये बच्चा, इसके अमलनामे में ये बच्चा जितना साल ये माजूर रहेगा, ये इसके अमलनामे में लिख दिया गया है। क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो ड्राइवर से होता है, जो ड्राइवर नहीं होता वो कत्ल करता है 75 लोगों का। ज़रूरी नहीं कि आप भी मेरी बात से इत्तिफाक करें। ये वो है जो मैं समझता हूँ कि जिसने एक इंसान को मारा, जिसमें मेरा यकीन है, उसने सारी इंसानियत को मारा। जो ये फैसला करने वाले जो दीन के दिन जो ये काजी होगा ना, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो उसको नहीं ज़रूरत कोर्स करने की कि वो आपके एडवर्ड कारी से कोर्स कर ले। वो बेहतरीन फैसला करने वाला कुन फयकून है, वो फैसला करेगा। वो बेहतरीन फैसला करता है कि भाई आपको तो उसको वो धोखा, देखें वो अलीम वज़ात सुदूर भी है, आप कुछ भी कहें उधर आपके डाल दो इसको क्या ज़रूरत थी कि ये पिकाक और एथूजा पे लगा हुआ था, इसको लीवर का पता ही नहीं कि लीवर कहाँ होता है। और ये बच्चे का जो न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिन एमिया हो गया है, ठीक है जी। अब इसका स्पेलिंग भी नहीं याद था, अगर स्पेलिंग इसने रट्ठा लगाया था तो इसको इस वर्ड का जो कंपाउंड वर्ड है, इसके पोर्शंस का पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ये इलाज करा था पिकाक पे कि जी दिल ख़राब होने मतली की दवाई है। अब इसको मतलब लीवर की वजह से हो रही है। मैं क्लियर? पॉइंट जो मैंने आपको पॉइंट जो बताना था वो पॉइंट मैंने आप तक पहुंचा दिया है, अपना मैसेज मैंने कन्वे कर दिया है। आगे बाकी हमने पढ़ना है ये। अब जब आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जब ये 9-10 तक पहुंचे तो ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है ब्रेन के लिए, और ब्रेन के सेल्स को ये डैमेज करके ना मार देता है। जब मारता है तो जो सेंटर मरेगा तो उसी सेंटर का जो काम है, जो वजीफ़ा है, ठीक है जी, जो सेंसरी एरियाज़ हैं सेरेब्रम के अंदर, या जो मोटर एरियाज़ हैं, जो सेंट्रल सर्कस के इधर उधर हैं, प्राइमरी सर्कस, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, जिस किसी भी एरिया को वो मारेगा तो उसका वो वाला फंक्शन ख़राब हो जाएगा। मतलब वो जहाँ से सेरेब्रम के जिस एरिया से अगर विजन कंट्रोल होता है, अगर मतलब वो पोन्स विरलाय को मारता है तो पोन्स विरलाय में 3 वहाँ से क्रेनियल नर्व निकलते हैं, 5th, 6th एंड 7th। अब उसका जो वजीफ़ा है वो डैमेज हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा को मारता है, उसकी सेल्स को मारता है, उसकी सेल्स को डैमेज करता है, तो उसका जो वजीफ़ा है ना, सुनना, देखना, बच्चा देखने से फारिग हो जाएगा। जो मेमोरी वाले एरिया वगैरह एंड सो फोर्थ, कोई भी एरिया अगर वो डैमेज होगा सेल का, अब ड्यू टू होगा हाइपर बिलिरुबिन एमिया, हाइपर बिलिरुबिन एमिया। समझते हैं तो प्रोनाउंस करने भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझते हैं तो स्पेलिंग याद करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझते हैं तो समझने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समझते हैं तो ट्रीटमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एम आई क्लियर? अब यहाँ जो सीरम बिलिरुबिन होता है ये ज़्यादा होता है। अब यहाँ आरबीसीज टूटते हैं तो आरबीसीज से एसबीआर निकलता है, बिलिरुबिन निकलता है, ठीक, सीरम बिलिरुबिन निकलता है। आप इसको ना कहते हैं न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिन एमिया। एमिया मीन ब्लड, एमिया मीन उर्दू में लिखते हैं ताकि आपको प्रॉपर हाईलाइट हो, ब्लड। एम आई क्लियर? इंक्रीज बिलिरुबिन in blood. So what is hyperbilirubinemia? इसको न्यूनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं, न्यूनेटल
जाइंटिस भी कहते हैं, उर्दू में नौमौलूद बच्चे का यरकान भी कहते हैं। एम आई क्लियर? अब a common disorder that is usually due to immaturity of, as we discussed, the liver usually subsides spontaneously। अब ये अक्सर जब बच्चा की उम्र बढ़ती है तो बच्चा भी मैच्योर होता जाता है एट द पैसेज ऑफ टाइम, और बच्चे का लीवर भी मैच्योर होता है और बच्चे का ब्रेन भी मैच्योर होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर यहाँ बिलिरुबिन 10-9 से ऊपर टॉक्सिक एरिया में दाखिल होता है और वो उसकी ब्रेन को डैमेज करेगा ना, तो फिर वो इरिवर्सिबल होगा। लेकिन जो मैं प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूँ ना, जो अभी तक ये मैं आपको एलोपैथिक प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, अब हमारा होम्योपैथिक कमाल करता है इधर उधर ना। अभी आगे इस पे फर्दर वर्कअप जरूर चाहिए ना, आप करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। जो लोग ये हमारे लेक्चर सुनते हैं वो भी आगे काम करें, अगर काम करने वाले हैं, राइट, वो भी काम करें, हम भी करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, अब वो हमें फैसिलिटेट करें, हम एक दूसरे के दस्त बाजू बनते हैं, ठीक है। तनकीद पे नहीं चलते हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, गलतियां भी होंगी, गलतियां आइडेंटिफाई भी करें, आप कमेंट्स भी करें, लेकिन वह उससे अंदाज़ा हो कि ये किस लिए, प्रमोशन के लिए कि नहीं लेट डाउन करने के लिए। तो भाई मेरे, अगर कोई लेट डाउन करने के लिए कमेंट करता है तो मैं पहले से बता दूँ ना कि मैं ना कोई प्रोफेसर हूँ, ना मैं कोई लेक्चर, मैं इवन डिमॉन्स्ट्रेटर भी नहीं हूँ, तो आराम से बैठ जाए। अगर हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारे दस्त बाजू बनना चाहता है और हम उसके दस्त बाजू बनते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, थोड़ी करते हैं, अपनी करते हैं, जिस तरह लोगों ने किया, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, राइट। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की किताब गलती से पाक है, बाकी किसी का लेक्चर या किताब गलती से पाक नहीं हो सकता। लेकिन नीयत, इंटेंशन असल चीज़ है, जो बुखारी शरीफ का हदीस है कि पहला हदीस है बुखारी शरीफ का कि इंटेंशन जो है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है जी। अब यहाँ नौमौलूद बच्चे का जो यरकान है, जाइंटिस है, उसमें देखते हैं कि होता क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? पैदाइश के बाद, एज वी डिस्कस, जो आपकी बुक में लिखा है 3rd ईयर DHMS, पैदाइश के बाद आरबीसीज के टूटने से ज़्यादा बिलिरुबिन पैदा होती है। कर दिया ना डिस्कस? आपकी किताब अभी तक हमने रीड आउट नहीं किया, उसमें थोड़ा सा छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है कि होता क्या है और ये क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब हम आपको एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड भी समझा दिए हैं कि इस वर्ड की एटमोलॉजी क्या है, राइट। हमने इसको डिफाइन भी कर दिया है, हमने इसका जो पैथोजेनेसिस डिजीज डेवलप होता है कैसे होता है वो मैकेनिज्म भी समझा दिया है, और ये कब कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा वो भी समझा दिया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? अब आपका जो 3rd ईयर DHMS के लिए हम कर रहे हैं, ये गायनी का, आपके गायनी का जो 3rd ईयर DHMS वाले हैं उनके गायनी का सब टॉपिक है ये, वो कर रहे हैं। तो जो किताब में लिखे वो देखते हैं, अगर कुछ रहता है तो फिर वहाँ उसको क्लियर करते हैं। अब इधर ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ कोई, ट्रीटमेंट हम आपको इंशाल्लाह अपना यहाँ अपने एक्सपीरियंस से समझाते हैं। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो गायनी का जो सब्जेक्ट 192 पेज है, डॉक्टर शबीर अहमद खान ने किताब लिखी है, इसका ये रीड आउट करते हैं कि इधर क्या लिखा हुआ। पैदाइश के बाद आरबीसीज के टूटने से ज़्यादा बिलिरुबिन पैदा होती है, राइट, जिसकी वजह से जिल्द और दूसरे अज़ा का रंग पीला हो जाता है। साइन सिम्टम्स, मैं साइन सिम्टम यहाँ भी आपको बताता भी हूँ। साइन सिम्टम्स नोट कर लें। स्किन का रंग क्या होता है, ये ड्यू टू बिलिरुबिन जो होता है ये पेल होता है। स्क्लीरा जो होता है, स्क्लीरा कंजक्टाइवा जो मेम्ब्रेन होती है थिन आई बॉल के ऊपर, ये येलो होती है। हम जब आई बॉल के ऊपर जो कैपिलरीज छोटा छोटा लगा हुआ है उसका चूंकि एक वाल होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंटेमा, एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया वहाँ नहीं होता, ठीक। अब उसमें ब्लड नज़र आता है, उस ब्लड के अंदर वो सुर्खी नहीं होती, वहाँ पेल, वहाँ बिलिरुबिन का रंग हमें नज़र आता है। उन कैपिलरीज को हम चेक करते हैं, ये अपर आईलेट उठा के उसको कहते हैं कि नीचे देख लो, वो नीचे देखता है तो ये कॉर्निया है, ये नीचे आ जाता है पूरा, हमें ना ये सफ़ेद जो स्क्लीरा है ना, आउटर लेयर, द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल, ये हमें साफ नज़र आता है। इसमें जो कैपिलरीज होती हैं उस कैपिलरीज के अंदर हम चेक करते हैं कि बिलिरुबिन है कि नहीं।
नाखून चेक करते हैं बच्चे का, नाखून के अंदर भी हमें साफ नज़र आता है क्योंकि नाखून के अंदर खून नज़र आता है तो वो पेल होता है नाखून। अब बच्चे का होती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिम्टम्स उसकी होती हैं, यानी निज़ाम हाजमा की अलामात उसके अंदर मौजूद होती हैं। क्योंकि लीवर जो है ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। एम आई क्लियर? लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव लीवर, जीबी, लीवर एंड बाइलरी सिस्टम, पेंक्रियास, ये सारा क्या है, ये ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव। अब जब लीवर डैमेज होता है, लीवर ख़राब होता है, लीवर इमेच्योर नहीं होता या प्रॉपर वो वर्क नहीं कर, जब इमेच्योर होगा तो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, तो सिम्टम लीवर के आएंगी, तो मतलब डाइजेस्टिव सिम्टम उसके अंदर आपको मिलती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? भूख नहीं लगती बच्चे को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, बच्चे का दिल ख़राब होता है, उसको मतली होती है। बाज़ बच्चे जो होते हैं उनके अंदर रिनीन की प्रॉब्लम होती है। रिनीन आपको पता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, गैस्ट्रिक सेल्स के एंजाइम्स हैं रिनीन, उनकी इसकी प्रॉब्लम होती है, जिसको जब माँ उसको दूध पिलाती है तो कंप्लेंट ये आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि डॉक्टर साहब जब इसको मैं दूध पिलाती हूँ तो ये उसको दही बना के ना वापस फेंक देता है, जिसका हम तूज़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो कुछ में ये सिम्टम्स होते हैं। ब्लॉटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, बच्चे का पेट फूलता है, बच्चा सारी रात रोता है, बच्चा कमज़ोर होता जाता है। ठीक, बच्चे का स्टूल का प्रॉब्लम होता है, किसी बच्चे का जो स्टूल होता है वो काला होता है, किसी बच्चे का स्टूल जो होता है कॉन्स्टिपेटेड बच्चा होता है। एम आई क्लियर? तो ये सारी सिम्टम्स हैं, ये क्लिनिकल पिक्चर है उसका। साइंस सिम्टम्स भी हो गई जो रह गई थी यहाँ, ठीक, राइट, साइंस सिम्टम्स भी हो गई, राइट। जब किसी बच्चे में अरकान मौजूद हो तो इसकी वजह कोई बीमारी है या इसके गलत ग्रुप का इंतकाली खून है। काजेज़, किसी बच्चे में अरकान मौजूद हो तो इसकी वजह क्या होती है? कोई बीमारी है या गलत ग्रुप का इंतकाली खून है। 5वें दिन ज़ाहिर होने वाला अरकान आमतौर पर तबई होता है। जो 5वें दिन बच्चे में अरकान होता है ना, वो पैथोलॉजिकल नहीं होता, वो फिजियोलॉजिकल होता है। जब बच्चा पैदा होता ही ना आप देख लें उसको है, तो मतलब उसकी फिर वजह जो होती है और होती है, उसकी वजह कोई बीमारी होती है, लीवर की इमेच्योरिटी नहीं होती, और उसकी वजह फिर क्या होती है, या कोई गलत ग्रुप का गलत जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसके बाद ये कोई इतना अहम नहीं है, ये तबई फिजियोलॉजिकल, इसको आप बच्चे को अगर कहते हैं उसको सन बाद भी दो 1 घंटा आध, ठीक, तो उससे भी बच्चा ठीक हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद ये अरकान ख़त्म हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 10वें दिन तक रहता है, इसके बाद बुखार नहीं होता। अब यहाँ एक सिम्टम जो बताने से रह गई, आप जॉइंट्स में वहाँ फ्यूर भी ऐड कर दें, लेकिन बच्चे पर गुनूदगी, वो ड्राउजी होता है, ठीक, और वो खुराक की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ये हमने कर लिया है। ये आपका टॉपिक हो जाता है आपका जो 3rd ईयर DHMS वालों का गायनी है उसके हिसाब से। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया विच इज़ आल्सो नोन एज न्यूनेटल जाइंडिस, नवमौलूद बच्चे का यरकान। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले देखें, हम जब अंग्रेज़ी शुरू करते हैं तो हम उसकी नाट भी पढ़ते हैं अंग्रेज़ी की, विच इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश। वहाँ स्टार्ट हम लेते हैं कहाँ से? ABC से, तो सो इधर भी हम स्टार्ट लेते हैं ABC से, राइट। सबसे पहले जो न्यूनेट्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, सबसे पहले उधर आपने क्या करना होता है? उधर आपने बच्चे को किसी भी बीमारी में रिगार्डलेस ऑफ डिजीज़ कि उसको न्यूनेटल जाइंडिस है, उसको कोई भी इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, इन्फ्लेमेटरी, ये बात है, डिजेनरेटिव नहीं, इन्फ्लेमेटरी,
डीजनरेशन में एक्टिनोइड काम नहीं करता। आप उसका मटीरियल मिडी का देख लें, इब्तदाई लाइन्स में बोरिक एक्टिनोइड में लिखता है कि ये जब डीजनरेशन सेल्स का शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन से डीजनरेशन में कन्वर्ट होता है, कहते हैं ये उसका लिमिट से बाहर है। तो इन्फ्लेमेटरी बीमारियां, क्योंकि आप थर्ड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर पैथोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, हमने कोर्स ख़त्म भी किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो, अगर आप लोगों को याद हो, जो हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन, पढ़ा था हमने, सेलुलर एडाप्टेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि बीमारियाँ जो थर्ड ईयर हमने पढ़ी पैथोलॉजी में, कि बीमारियों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। डीजनरेटिव डिजीज़ भी होती हैं, मेटाबॉलिक भी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की होती है क्या नहीं होती? अब मेटाबॉलिक आपका यूरिक एसिड है, मेटाबॉलिक डायबिटीज़ है। अब एक बच्चे को डायबिटीज़ है तो आपने वो हाई एक्टिनोइड तो नहीं देना ना। बस आपको समझाने का मकसद ये है, पॉइंट ये समझाना मकसूद है यहाँ कि एक्टिनोइड बच्चा का जब 1 साल की उम्र तक जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज है, लेकिन बीमारी का ग्रुप होगा इन्फ्लेमेटरी, नॉट डीजनरेटिव, नॉट मेटाबॉलिक। थर्ड ईयर वालों को हमने पढ़ाया ना पैथोलॉजी, उधर हमने बीमारियों की तकसीम किया ना कि ये डीजनरेटिव डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी होती है, मेटाबॉलिक होती है कि नहीं होती। अब यहाँ आप बस एक पॉइंट आप जहन में रखें कि एक्टिनोइड पैदाइश से 1 साल तक बच्चे की हर बीमारी की दवाई है, लेकिन ग्रुप कौन सा बीमारियों का होगा? इन्फ्लेमेटरी। चाहे वो लीवर का इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस है, चाहे उसको जुकाम है, चाहे वो उसको ऑप्थेल्माइटिस है, चाहे उसको सेप्टिक ओटाइटिस मीडिया है, SOM, चाहे उसको कोई भी, चाहे उसको दस्त लग गए हैं। दस्त क्या है? क्या है दस्त? एंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, inflammation of the stomach as well as in the inflammation of the intestines। ऐसा ही है ना। अब याद आ गया आप लोगों को कि थर्ड ईयर में जो हमने पैथोलॉजी में जो डिजीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो यहाँ सिर्फ आपने इन्फ्लेमेटरी, तो पैदाइश से लेके 1 साल तक ना जितनी भी इन्फ्लेमेटरी बीमारियाँ आती हैं बच्चे में, तो आपने सबसे पहले एक्टिनोइड अप्लाई करना है। अब एक्टिनोइड का स्टेज जो है 24 आवर के बाद ओवर हो जाता है। 24 आवर में न्यूट्रोफिल्स पहुंचते हैं, 24 आवर में। अब उसकी जगह मैक्रोफेजेस आ गई हैं, मोनोसाइट्स आ गए हैं। अब इसका लिमिट ओवर हो जाता है, क्योंकि हर दवाई का अपना एक लिमिट होता है और हर दवाई का अपना एक स्टेज होता है। तो फिर रेडनेस का स्टेज आता है, तो वहां आपने अप्लाई क्या करना है? बेलेडोना। रेडनेस में रेड पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इससे एसोसिएट हो। तो वहां फिर आपने बेलेडोना देना है। आप बेलेडोना, अगर बच्चे को हिज़्यान होता है डिलीरियम होता है बच्चे को, राइट, अगर बच्चे का यकीन करें आप, उसके ब्रेन को इन्फ्लेमेशन होती है, इंसेफ्लाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होता है। अगर बच्चे का मेनिंजिस को इन्फेक्शन होता है, which is a supporting tissue of the nervous system, central nervous system, अब उसको मेनिंजाइटिस होता है तो भी बेलेडोना काम करेगा। लाज़िम बात है कि बच्चा पे फिट्स पड़ेंगे, उसको जर्स होंगे ऐसे, है ना क्लियर? 2 मिनट में ना बच्चे को, 2 मिनट में बच्चे को ये बिठा देता है। बिठाने का मतलब ये है कि उसको रिस्टोर कर देता है, उसको बहाल कर देता है। तो ब्रेन के अंदर जितनी भी, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस है, चाहे वो इनकेफ्लाइटिस है, चाहे वो राइनाइटिस है, चाहे वो ऑप्थेल्माइटिस है, चाहे वो सेप्टिक ओटाइटिस मीडिया है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, समझ आ रही, चाहे वो गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, चाहे वो यूरिथ्राइटिस है, चाहे वो सिस्टाइटिस है, चाहे वो हीपेटाइटिस है, इन सिंपल वर्ड, चाहे वो दिमाग की इन्फेक्शन है, दिमाग की पर्दों की इन्फेक्शन है, चाहे वो नाक की इन्फेक्शन है, चाहे वो आंख की इन्फेक्शन है, चाहे वो ईयर की इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो थ्रोट की है, टॉन्सिलाइटिस, चाहे वो
ब्रोंकस की है ब्रोंकाइटिस, चाहे वो लीवर की है हेपेटाइटिस, चाहे वो सिस्टो यानी यूरिनरी ब्लैडर की है सिस्टाइटिस पेशाब में जलन होती है, चाहे वो नीफ्राइटिस नेफ्रॉन की यानी किडनी की है, ब्राइट डिजीज है, यकीन करें ब्लेडोना कमाल करता है। अब उसकी वजह से बुखार होता है, बुखार इम्यूनिटी सिम्टम है। अब अगर बुखार उसको होता है और बुखार उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका इंट्राक्रीनियल प्रेशर ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बच्चा ना या फिट्स उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको फिट्स पढ़ते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा डिलीरियम हो जाता है, उनको इल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं, उनको भूत नजर आते हैं, वो डरता है, चेहरा उसका तमतमाता हुआ होता है। तो बेलोडोना आपका वहाँ रेस्क्यू करता है 30 सेकंड में, 1 m में। तो बच्चे को माजूर होने से ये बचाता है बेलोडोना। बी हो गया ABC में, बी तक पढ़ लिया है ना? हाँ, अभी सी पढ़ना है। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हमने वर्ड बनाने हैं, एलिफेंट पढ़ना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ना है। जिस किसी भी फील्ड में आप जाते हैं इनिशियली एक ही प्रोटोकॉल है, आप बेस बनाते हैं, बेस आपका बनता है तो आपका ना आगे जो होता है ना फिर गुजारा होता नहीं, बल्कि आप एक्सेल करते हैं। जब आपका बेस ही गलत होता है तो सारी उम्र आप ना फिर आपको कोई फिर आप मोजज़ा ही होगा कोई फाइंड आउट करके दे दे कि अभी आपका बेस नहीं है। कैमोमिला, सी फॉर कैमोमिला, सी फॉर कैमोमिला। कैमोमिला अक्सर हमारा क्लिनिक में 200 की जो पुड़िया होती है वो चलती है और लोग आके मांगते हैं कि सर वो नशे वाली गोली दे दो, क्योंकि जहाँ फिनरगान और ट्राइक्लोरिल काम नहीं करता, हमारा कैमोमिला बच्चे को सलाह देता है। आप बच्चे को ना या किसी भी मरीज़ को कि रात को बेहतरीन बनाओ ना, तो मरीज़ आपसे कहीं नहीं भागता। आप उसकी रात कंफर्टेबल बनाओ ना तो वो आपसे कहीं नहीं भागता, आप मरीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। कैमोमिला बच्चे का चिड़चिड़ापन, ज़िद्दी और बच्चे का किसी वजह से रोना, और यकीन करें ये ABC जो है, ये ABC, ये 3 दवाएं, ये यकीन करें ये न्यूनेटल जॉन्डिस की भी दवाई है, ये हेपेटाइटिस की भी दवाई है, ये बच्चे के हर। लेकिन बात हमने आपको बताई ना कि डिजीज़ वो जो इन्फ्लेमेटरी हों, डिजीज़ वो जो इन्फ्लेमेटरी हों, बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर जिस बंदे को पैथोलॉजी नहीं आती वो चैप्टर देख ले, थोड़ा सा छोटा सा तो किताब है इतना सा, उसमें वो चैप्टर निकाल के देख ले, ताकि उसको ये पता हो ना, ये ना कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सर ये बच्चे का एकोनाइट ब्लेडोना की मेमोला बच्चे की हर मर्ज की दवाई है पैदाइश से लेकर 1 साल तक। अब उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गया, उसका पेंक्रियाज नहीं काम कर रहा, उसके बीटा सेल्स नहीं काम कर रहे हैं, उसका ग्लूकोगॉन बढ़ रहा है ज़्यादा, उसका अल्फा सेल्स नहीं काम कर रहे हैं, उसका शुगर लो हो रहा है, गिर रहा है, बच्चा बेहोश होता है, ये एकोनाइट पे लगा हुआ है कि सर ने कहा ये हर मर्ज की दवाई है, ये हर इन्फ्लेमेटरी मर्ज की दवाई है। अब हमारा वार्डिंग ठीक हो गया है, अब हमारा वार्डिंग ठीक हो गया। ये बच्चे की पैदाइश से लेके 1 साल तक हर इन्फ्लेमेटरी बीमारी की दवाई है। हमने हेड से शुरू करके ना यहाँ पहुँच गए नीचे, स्किन भी कर लो, डर्माटाइटिस, इरिथमास वगैरह कर लो, इरेक्शंस कर लो, जहाँ रेडनेस, स्वेलिंग और हार्डनेस होती है। और करेक्टराइज कैसे करते हैं इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स को आप, जब आपको आंख से नज़र भी नहीं आता, तो फीवर तो होता है ना, बस मलेज तो होता है ना, फटीक तो होता है ना, थकावट तो होती है ना, बुखार तो होता है ना, बच्चा तंग तक होता है ना, बच्चा रोता तो है ना, बच्चा सोता तो नहीं है प्रॉपर, बच्चा सुकून तो नहीं लेता, आपको सुकून से बैठने नहीं लेता, खुद सुकून, पूरा दिन रात रोता तो है ना बच्चा। अब उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है अपनी शिकायत बताने का कि भी मेरा कुछ करो, हेल्प मी, बस रोना। उसके पास एक तरीका है, इसी रोने से वो बच्चे से माँ से दूध भी मांगता है, इसी रोने से माँ से अपने नैपकिन्स भी चेंज करवाता है, इसी रोने से वो अपने आप का जो उसको बीमारी होती है अपने माँ से अपने पास, अपने आप को डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। ये रोना बहुत कमाल की चीज़ है। जब आप रात को रोते हैं ना, ये बहुत कमाल करता है। लेकिन जिस तरह आपने डॉक्टर कैसे बनना है, जिस तरह माँ जो होती है वो गूंगे की जुबान समझती है, जिस तरह माँ जो होती है ना वो अपने नमूलूद बच्चे की जुबान समझती है कि इस वक्त ये रो रहा है, इस वक्त ये दूध पीता है, इस वक्त ये रो रहा है तो इस वक्त ये सोने का टाइम है इसका, इस वक्त तो ये नहीं रोता, ये क्यों रो रहा है, ये कोई बीमारी आ गई है, इस वक्त तो ये सोता है, ये नहीं रो, ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं रोता, तो कुछ है।
तो वो चेक करती है, यकीन करें वो चेक करती है। वो कान चेक करती है। कैसे चेक करती है पता है? वो ना लहसुन को, ये जो सरसों का तेल होता है ना, इसमें ब्राउन करके ना, फिर ठंडा करके ना कान के अंदर डालती है, तो बच्चा नहीं चुप होता। वो नाक चेक करती है, नाक के अंदर कोई वो डालती है नहीं। वो मुंह चेक करती है, मुंह पका हुआ है तो अपना दूध उसमें डाल देती है, या बकरी का दूध डाल देती है। तो अब वो रोनी नहीं ठीक हो रहा, वो कैस्टर ऑयल लेके ना उसका पेट मल लेती है, नहीं दूध में डाल के उसको दे देती है। उसके पखाना चेक करती है, वो उसको पूरा चेक करती है। फिर हाथ पैर देखती है कि ये अपनी जो उसकी बड़ी बेटी या बेटा होता है, कहता है ये वो बाहर लेके गया था, उसका कोई मतलब डिस्लोकेशन तो नहीं हो गया, वो चेक करती है। उसके बाद उसको समझ नहीं लगी, वो डॉक्टर के, वो किसी बड़ी सीनियर औरत से मशवरा करती है, फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। ये उस रोने की वजह से, क्योंकि वो जानती है अपने बच्चे को। आप वो जानने का अंदर फिलासफी क्या है कि वो उसके साथ वक्त गुजारती है, वो उससे मोहब्बत करती है। जब आप मेडिकल से, आप किताब से मोहब्बत करते हैं, उसका वक्त गुजारते हैं, यकीन करें आप जिस्म की ज़ुबान समझते हैं, आप वाटर फोर्स की ज़ुबान समझते हैं। तभी तो नैश कहता है ना कि द डॉक्टर नोज, द पेशेंट नोज व्हाट इज सिम्टोमेटोलॉजी, द डॉक्टर नोज व्हाट इज पैथोलॉजी, यू शुड इंटरप्रेट। लेकिन अगर आप जिस तरह माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, आप इस अपनी होम्योपैथी को अपने खून में शामिल करते हैं, और दिन रात आपका सोच, आपका पूरा सोच पे इसका कब्जा होता है, आपको ये ट्रैक करता है। ये यकीन करें, जब आपका दोस्त होता है ना, वो आपको गिरने नहीं देता कभी। और ये नेचुरल फिनोमेना है। जब मैं आपसे नफरत करूंगा, आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। जिससे आप नफरत करते हैं वो भी आपसे नफरत करेगा, क्योंकि आपके एक्शन जस्ट आप ऐसे पास करते हैं सिग्नल उसको। जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे नफरत कर ही नहीं सकता। आप अगर अपने सिस्टम से, तो आपका सिस्टम आपका दोस्त बनता है ना होम्योपैथी। अब दोस्त तो दोस्त को प्रमोट करता है, ये आपको प्रमोट करेगा। आप जब डिमोट हो रहे हैं ना छोटी छोटी नौकरियों के पीछे, ये आप जब पूरा बेराह होते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी डॉक्टर से दुकानदार बनते हैं। बाकी मैं आगे नहीं बोलता इस पे, ना बोलना चाहता हूँ। ये आप इसको टाइम कम देते हैं। अब दोस्त कब नाराज होता है? दोस्त तब नाराज होता है ना जब आप उसके साथ इन टच नहीं रहते। अक्सर दोस्ती खत्म हो जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है। रिश्ता आपने कंटिन्यू तब रखना है अगर आप उसके साथ लेन देन, मोहब्बत, लेना देना, हाँ, और उसको टाइम देंगे ना, प्रीशियस चीज़, तो आपकी दोस्ती पक्की होती जाती है। मैं क्लियर? तो ABC हो गया कंप्लीट। आप इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका तकरीबन 45% केसेस को कवर करेगा, ये 3 दवाइयाँ। ठीक, ये कोई किताबी बात नहीं है। अब इसके बाद आपने लीवर की दवाइयों पे आना है। लीवर की दवाइयों पे आना है। एक आपने उधर सीरम बिलिरुबिन की लेवल को कंट्रोल करना है, और आपने लीवर को रिस्टोर करना है। ये आपका ट्रीटमेंट प्लान है, राइट। पहले जो दवाई जाएगी ना, सबसे पहले वो होगी सल्फर। ट्रीटमेंट आपने यहां से स्टार्ट करना है। 45% तो आपके ABC हो गया ना। अभी ट्रीटमेंट आपने कंफर्म जॉइंटिस का, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है। $30 में या $200 में एक डोज। अभी इससे आपने स्टार्ट भी करना है, इस पे आपने ट्रीटमेंट को एंड भी करना है। स्टार्ट किया ना इससे, इंटू सूरख है, किंग ऑफ द सूरा, तो यहां से आपने स्टार्ट किया ना। जब आप और दवाइयां दें साथ और आप केवल तक पहुंचते हैं, तो आपने एक डोज देंगे, चेक करना है उसको। अगर उसके अंदर कुछ है तो वो बाहर निकल आता है। एम आई क्लियर? सप्रेशन आपने नहीं होने देनी। सप्रेशन जो है ना, ये स्पेशल चार्ज पैदा करता है। सप्रेशन स्पेशल चार्ज पैदा करता है, डिसेबल्स, माजूर बच्चे, डेफ और डेम लोग पैदा करते हैं। एम आई क्लियर? अब उसके बाद जो टॉप की दवाई है, जो सब जानते हैं, जो रेडी वाला भी उसका नाम जाता है, विच इज नोन एज चिलिडोनियम। ये जॉइंटिस के लिए स्पेसिफिक है, ये जॉइंटिस की दवाई है, ठीक है जी। इसको आपने देना है 200 में। किसी डॉक्टर, हर डॉक्टर का अपना अपना तजुर्बा होता है, वो अपना तजुर्बा जारी रखें, लेकिन मैं 200 में देता हूँ, आपको 200 में बताता हूँ। आप ट्राई कर लो, हफ्ते बाद आपने देखना है उसका, कर लो आप सीरम बिलिरुबिन। हमें शाज़ो नादरी ना, इसमें आप फ्लेवर आता है तो हम 1 ml में देते हैं। फिर बच्चे को 1 ml में 3 डोजेस।
इसकी जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो क्या है? येलोनेस ऑफ द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा तो जानते हैं ना, आई बॉल का जो मेम्ब्रेन है थिन। सॉलो कंप्लेक्शन होता है, जो हमने आपको अभी इधर सिम्टम्स बताई, सारा सिम्टम पिक्चर इसके अंदर मौजूद होता है बच्चे में। उसकी कंप्लेक्शन जो होती है ना वो येलो होती है, पेल होती है। कंप्लेक्शन जानते हैं ना, रंगत। आप बच्चे का ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को पाल्पेट करते हैं ना तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। पल्पेशन का तरीका ये है कि ये आप एब्डोमेन है तो आपने पल्पेशन का तरीका ये होना चाहिए आपका, लेट सपोज ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये इसके 9 पार्ट्स हैं एब्डोमेन के। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर लीवर पड़ा हुआ है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर लीवर पड़ा हुआ है, इधर लीवर पड़ा हुआ होता है। आपने ऐसे एस की शक्ल में, ये सुंगलियों से एस की शक्ल में ऐसे पाल्पेट करना है, ऐसे देखिए ऐसे। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ना इधर बना लेता हूँ, इसको ऐसे कलर करता हूँ रेड बोर्ड को, वाइट बोर्ड को। शायद मैं ऐसे आपको पाल्पेशन समझा सकूँ। डमी हमारे पास मौजूद नहीं है, ना कोई वॉलंटियर है। हमारा टॉपिक भी जो है जॉइंटिस का है। ऐसे आपने पल्पेट करना है। पल्पेशन 2 हिस्सों में आपने तकसीम करना है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। पहले आपने सुपरफिशियल करना है, चेक करना है, उसके बाद आप थोड़ा डीप करना है, तो सांस अंदर लेने का कहना है। और टांगे जो बच्ची की है ना वो ऐसे क्या कहते हैं, वो बैंड कर ले, सीधी नहीं रहने देनी आप, ताकि ये डर साथ नरम हो जाए। आपने बच्चे को देना, चेस्ट को देखना है। जब वो सांस अंदर खींच रहा होता है तो आपने इधर ना दायां पसली के नीचे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दायां पसली के हाइपो नीचे कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रिया रिब्स के नीचे आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बच्चे के चेहरे को आप देखें ना तो उधर वो टेंडर करेगा, मतलब वो उसको तकलीफ होगी, उससे टच से उसको दर्द होगा, इसको कहते हैं टेंडरनेस। तो आप अपना जो आपका पेड होता है तो वहाँ लिख दिया ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है जी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस पॉजिटिव। एम आई क्लियर? अब ये आपका लीवर का, अब यहां आप टेंडरनेस पॉजिटिव होता है तो दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ, क्लियर कट फीचर ऑफ द चिलिडोनियम। एम आई क्लियर? अब चिलिडोनियम का हम देखते हैं टेंडरनेस के बाद उसका यूरिन देखते हैं ना चिलिडोनियम वाले का। तो यूरिन उसका क्या होता है, लाइट ब्राउन रेड उसका यूरिन होगा, ब्राउन रेड उसका यूरिन। अब स्टूल क्ले कलर्ड होगा, लाइट क्ले कलर्ड उसका स्टूल होगा, राइट। उसके बाद जो दवाई हमारे पास आती है जिसका हम 1M में यूज करते हैं, मायरिका। 3 खुराकें मैं देता हूं मायरिका। बच्चे का हम जुबान देखते हैं, येलो कोटेड होता है, येलो कोटेड जी, इसकी पहचान है येलो कोटेड। अब इससे रिलेटेड तो नहीं, एक बात बताने लगा हूं यहां आपको कि जब वाइट कोटेड होगा ना तो वो इंटरकूट का होता है, लेकिन जॉन्डिस में नहीं। मैं जुबान देख के ना मैं इंटरकूट लिख देता हूं, ठीक है। या अब इसका जो होगा ना यरकान में जुबान पे येलो कोट होगा, मायरिका में डर्टी येलो होगी, डर्टी येलो मायरिका वाले की। बच्चा कमजोर होगा, वीक, इंतहाई कमजोर होगा, पूरी रात रोएगा, क्योंकि उसका होता है ना सोरनेस, बॉडी में एकिंग होता है, उसका जिसम मीठा मीठा दर्द करता है, वो सारी रात रोता है, वो चुप ही नहीं होता, किसी तरीके से चुप नहीं होता। इसके बाद जो दवाई हमारे पास आती है लीवर रेमेडी,
लीवर पे काम कर रहे हैं ना। तो लीवर रेमेडी में हमारे पास है हाइड्रास्टिस, जो कैंसर की भी दवाई है, जो लीवर के कैंसर की भी दवाई है, जो मैदे के कैंसर की भी दवाई है, जो बच्चे का स्टूल भी ठीक करती है, बहुत सारे काम करती है। ग्रेट आपका एंटी कैंसर दवाई है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ठीक, बहुत बड़ी दवाई है हाइड्रास्टिस। बच्चे का दिल खराब होगा और उल्टी करेगा, बच्चे का दिल खराब होगा और उल्टी करेगा। हाइड्रास्टिस जो लीवर के सेल्स होते हैं ना, इसमें मरते हैं। इसकी प्रूविंग में देखा गया है कि इसमें लीवर के सेल्स मरते हैं। लेफ्ट सेल मरते हैं तो ट्रॉफी कर शुरू कर देते हैं। लीवर जो होता है वो लीवर की ट्रॉफी हो जाती है, सिरोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लीवर मर जाता है, सेल मर जाते हैं। हाइड्रास्टिस जो है ना, आप उसको देते हैं तो उसका लीवर जो है दोबारा ना जिंदा हो के ना अपना काम, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं ना, वो लिबाइल सेल्स होते हैं, लिबाइल स्टेबल सेल्स होते हैं, जो एज पर नीड डिवाइड करते हैं, ठीक। इसका जो जुबान होता है ना हाइड्रास्टिस वाले बच्चे का, इसका जुबान येलो नहीं होता अमेरिका की तरह। इसका जो जुबान होता है वो उसमें स्वेलिंग होती है, सूजा हुआ होता है। अमेरिका वाला का येलो फर्ड होता है ना, येलो कोटेड होता है ना। अब इसका जो जुबान होता है वो ऐसे सूजा हुआ होता है। और उस पर आप देखते हैं ना, उस पर थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे होते दांत तो नहीं होते ना। अब जो बड़ा बच्चा होता है, अगर उसके जिस बच्चे के दांत हो, जो बड़ा बच्चा हो, 6 महीने से बड़ा हो, हम तो न्यूनेटल जॉन्डिस पढ़ रहे हैं ना, तो उधर मैं आपको एक सिम्टम बताऊं, उसके दांतों के निशान भी उस पर होते हैं, ठीक। 6 महीने से पहले बच्चा, उसके दांत होते ही नहीं है, यहाँ सिम्टम आपको नहीं मिलता। लेकिन बड़े बच्चों में भी तो जॉन्डिस होता है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊं, जो मैं आपको दवाइयाँ बताने लगा हूँ ना, ये महदूद नहीं है नौमौलूद बच्चे तक, ये न्यूनेटल जॉन्डिस तक महदूद नहीं है। ये हेपेटाइटिस की भी दवाइयाँ हैं, ये सिनोबिलुरीन की भी दवाइयाँ हैं, ये हेपेटाइटिस बी सी की भी दवाइयाँ हैं, ये बड़ों की भी दवाइयाँ हैं, बूढ़ों की भी दवाइयाँ हैं। समझ आ रही है आपको? ये आपका सिस्टम है, इसको कहते हैं ना, ये पावरफुल सिस्टम ऐसे होते हैं जो ना आपको ना, आप एक बच्चे न्यूनेटल जॉन्डिस आप पढ़ रहे हैं, आप न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिन एमिया पढ़ रहे हैं, और यहाँ ये आपको जॉन्डिस भी समझाता है, या आपको हेपेटाइटिस बी सी ना, जितने भी हेपेटाइटिस हैं, ए बी सी डी ई जितने भी हैं, ये सारा आपको कवर करता है यही दवाइयाँ। और ये तमाम एज ग्रुप कवर करता है, पैदाइश से लेके ना ये 100-200 साल तक भी अगर कोई है ना, 200 साल तो आज किसी की उम्र नहीं होती, लेकिन ऐसे ना बढ़ा रहा हूँ फ़कत ज़ेब-ए-दास्ता के लिए। तो आपको ना मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप हेपेटाइटिस बी सी तमाम टाइप्स का इलाज सीख रहे हैं, और ऑल एज ग्रुप का इलाज सीख रहे हैं, ना कि ना ये महदूद है। हाँ, ABC ज़रूर महदूद है, ABC ज़रूर महदूद है न्यूनेट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए। है मैं क्लियर? बाकी जो इसके बाद मैं लीवर पे आ गया हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ना, ये लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस की भी दवाइयाँ हैं। ये मैं आपको जो ग्रुप दे रहा हूँ, हम यहाँ कोशिश कर ये रहे हैं कि आपको 40-45 मिनट में ना बहुत सारा कुछ दें, बहुत कुछ दें। तो ये लीवर सिरोसिस की भी है, CF लीवर की भी है, ये एसाइटिस की भी हैं। एसाइटिस भी समझाता हूँ, जब पेट में पानी पड़ता है। 2-3 दवाइयाँ और साथ ऐड करूँगा, आर्सेनिक, एपिस और एपोसाइनम और सिना, 4 दवाइयाँ और ऐड करूँगा, तो एसाइटिस भी आ जाएगा सारा कवर। तो हेपेटाइटिस की तमाम टाइप्स, जॉन्डिस, न्यूनेटल, सिर्फ ABC को अलग कर लो, ये बच्चे का महसूस कर दो, स्पेसिफिक कर लो न्यूनेट्स का, और बाकी सब पे ये अप्लाई कर दो, तो कितनी अमराज की आपको ना ट्रीटमेंट आपका आ जाता है समझ। और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप और कैंसर को या ऑन्को या एंटी ऑन्को जीन्स को समझते हैं, या हेपेटोसाइट्स को समझते हैं, या लीवर के फंक्शन को समझते हैं, या लीवर को समझते हैं, या उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या बेसिक मेडिकल साइंसेस को समझते हैं, तो आप अच्छे, आपके रिजल्ट्स परसेंटेज ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब आप A+ में आएंगे। अभी पास तो सब मैट्रिक करते हैं ना, सबको मैट्रिक का एक किस्म सर्टिफिकेट मिलता है ना बोर्ड से, लेकिन क्या जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है उसको स्कॉलरशिप का ऑफर होता है अच्छे स्कूल बी के नाम से, कनकोडिया से या बाहर ममालिक से, या जो ना वो मार्जिन पे पास होता है उसको स्कॉलरशिप आता है। ये आप या इज्जत किसकी ज़्यादा होती है, या चर्चा किसका होता है, या बोर्ड पे नाम किसका लिखा जाता है? अभी इधर इसको कहते हैं लेवल्स। मैट्रिक तो सब करते हैं, DHMS तो सब करते हैं, लेकिन लेवल किसका क्या है?
तो रिजल्ट उस बेस पे आएंगे, नतीजा उस बेस पे होगा। और तारीख फतूहात लिखती है, तारीख फतूहात लिखती है। तो उधर जब चीज़ ज़्यादा होती है बुखल ख़त्म हो जाता है। बुखल अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह बखील साथ दोस्ती भी नहीं करता। एक बंदा बखील है, वो उसमें तमाम सिफात और मौजूद हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, वो ज़कात नहीं देता, बखील है। वो नमाज भी पढ़ता है, वो 200 रकात भी पढ़ता है, वो दिन में एक कुरान भी पढ़ता है, अल्लाह उसे दोस्ती नहीं करता। एक बंदा सखी है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, बहुत सारे गुनाह, इसके अलावा उसमें कोई और खूबी है ही नहीं। सिर्फ सखावत के अलावा उसमें कोई खूबी नहीं है, तमाम गुनाह बाकी, सिर्फ ये एक सखावत, अल्लाह दोस्ती करता है। और एक बंदे के अंदर तमाम बहुत सारी खूबियां, लेकिन सिर्फ एक खामी बखील है, बाकी कोई खामी नहीं है, अल्लाह दोस्ती नहीं करता। ये इतना जबरदस्त बेहतरीन, ये क्यों? अल्लाह की सिफत है सखावत। सखावत कब आएगी? जब आपके पास ना या आपको जेनेटिक रिसोर्स मिलता है ना, या आप एनवायरमेंट, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? स्कूलिंग, जेनेटिक रिसोर्स, एनवायरमेंट। अब आपको जेनेटिक रिसोर्स नहीं मिला, गलती नहीं है आपकी, आप नहीं कल्प्रिट। आपने आगे एनवायरमेंट अपने लिए नहीं बनाया, स्कूलिंग आपने प्रॉपर नहीं किया, आपकी नहीं गलती, आप बच्चे थे। अभी आप कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होती हैं। तो अब एक गुर जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि आप अपना इल्म को बढ़ाओ। इल्म बढ़ेगा तो आपकी सखावत आएगी, सखावत आएगी तो अल्लाह दोस्ती करेगा। जब अल्लाह की दोस्ती आ जाएगी ना, तो जितने भी गुनाह सारे धुल जाते हैं, क्योंकि उससे कौन पूछेगा? उससे कोई पूछने वाला है नहीं। अब यहाँ आप क्या करते हैं? आप अगर और बेहतर समझते हैं तो लेवल्स तो और भी मौजूद हैं। A+ आप लेना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना पास हम आपको करवा देते हैं आज इधर इस लेक्चर से, और हमने मार्जिन पे पास करना है आपको, ताकि अगर आप पढ़े भी ना, आपसे ये लेक्चर भी देखें ना, रिपीटेड 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आप देखते हैं ना, यकीन करें आप एक लेक्चर 4-4 दफ़ा देखते हैं, यकीन करो आपको असबर, लेकिन प्रैक्टिस में आपने डालना है। लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस में लाएं, देखिए, उससे नोट्स दें, लेक्चर में लाएं। आप 2-3 साल बाद 6 महीने बाद जो बड़े क्लासेस में हैं, 4th ईयर में और ये 1st ईयर बाद 3 साल बाद प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे। और शायद जिस लेवल पे इधर मैं खड़ा हूँ ना, वो जब मैं 5 साल में पहुँचा वो 2 साल में पहुँचेंगे। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ आप लोग क्या आप पहुँचते हैं। सिस्टम आपका ऐसा है, आप पर कुछ और रहे होते हैं और आप कुछ और कवर कर रहा होता है सिस्टम। ये आपका सिस्टम आपको कम्प्लीमेंट करता है, ये आपको सपोर्ट करता है। एम आई क्लियर? सो आप अभी से ना ये जो न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया है ना, जाइंटिस न्यूनेटल जाइंट, इसके से आगे जो और हम नाम सी ऑफ द लीवर, सिरोसिस ऑफ द लीवर, एट्रोफी ऑफ द लीवर, hypertrophy of the liver, enlargement of the liver, ascites which is the complication of the cirrhosis of the liver, hepatitis A, B, C, jaundice, adult, all age group, including neonatal hyperbilirubinemia, which is also known as neonatal jaundice, मौलूद बच्चे का यरकान। ABC अलग कर लो। ABC में एक पॉइंट याद रखो, की वर्ड याद रखो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तमाम इन्फ्लेमेटरी डिजीज पैदाइश से 1 साल तक उसकी बीमारी है, जिसके आप इसका मज़ा उठाएं। 30 में देना है, 30 में आप इसका मज़ा देखें, यकीन करें आपको मज़ा आता है। सिर्फ ABC को आप मज़ा देख लें, इसको आप बार बार 3-4 दफ़ा लेक्चर को सुन के उससे रिटन नोट्स लेके, नोट्स बना के प्रैक्टिस में लाएं। तो ये गुर है, ये स्टेप्स हैं, ये तरीका है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस के बाद जो हमारे पास जो बड़ी दवाई आती है वो है थियोनेंथस। थियोनेंथस के बारे में मैं आपको टॉपिक के अलावा न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया का, विच इज़ आल्सो नोन एज न्यूनेटल जाइंटिस, जिसमें एक दवाई है पोडोफाइलम जो हम 30 में इस्तेमाल करते हैं। पोडोफाइलम के इस्तेमाल हम 30 में करते हैं। इसकी सिम्टम जो होती हैं, इसकी जो इंडिकेशंस होती हैं जिस पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, वो ये है कि इसमें फुलनेस पाया जाता है, ब्लोटिंग,
अब इसका जो हाइपोकोंड्रिक रीजन होता है राइट, जहाँ लीवर पड़ा हुआ होता है, वहाँ शार्प कटिंग पेन्स होती हैं। जो करेक्टर ऑफ पेन है इधर, उधर सोरनेस थी ना, अब इधर जो करेक्टर ऑफ पेन है वो शार्प कटिंग पेन इन द लीवर रीजन, मतलब राइट हाइपोकोंड्रियम। वोमिटिंग के अंदर इसका जो वोमिट करता है, अब वोमिटिंग तो बहुत सारा दवाइयों में पाया जाता है ना, अब इसका जो वोमिटिंग है उसमें जो होगा थिक बाइल होगा, बाइल बीलियस होगा, कड़वा येलो जो बाइल बीलियस वोमिटिंग होगा। मतलब ये कि वो जो उल्टी करते करेगा ना तो उसमें फूड कंटेंट्स कम होंगे, उस बाइल ज्यादा होगा। सफरा जो उसके वो जो एक्रिड होता है ना, जिसका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस पीएच ज्यादा होता है, तो वो एक्रिड होता है, वो गले को भी में खराश पैदा कर देता है। ये इसकी पहचान है। हाइपर जो होता है ना, जो बिलिरुबिन लेवल जो बाइल होता है ना, बाइल उसका इंक्रीज होना इसका पहचान है। ये उसकी लेवल को नीचे लेके आता है, पोर्टोफाइलम, ठीक। और बाज़ औकात ऐसे होता है ना कि इसकी वोमिटिंग में ब्लड भी होता है। अब ब्लड की वजह क्या है ये मैं आपको बताऊं। ब्लड की वजह उसका जो करेक्टर है, जो एक्रिड होता है ना, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है उसका बाइल का। अब बाइल जहाँ से भी गुजरेगा ना तो उधर वो क्या करता है, उसका जो वॉल होता है उसको लाइन करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो उसमें स्क्रैच पैदा कर देता है, वहाँ से ब्लड भी आता है साथ। तो साथ उस कंटेंट्स के अंदर बाइल के साथ ब्लड भी होता है। अब ब्लड की वजह समझ आ गई आप लोगों को कि ब्लड क्यों होता है। बाकी वही कॉमन सिम्टम्स हैं जो लीवर डिरेंजमेंट की होती हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह वगैरह, इंडाइजेशन के सिम्टम। लेकिन दीज करेक्टर सिम्टम्स आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ पोर्टोफाइलम। ठीक है जी, कंक्लूड करते हैं पोर्टोफाइलम को। बाइल का, इसमें बाइल जो होता है उसका जो मिकदार होता है बहुत ज़्यादा होता है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जो बड़ी दवाई है हमारे पास टॉप फ्रंट मेडिसिन में, न्यूरोडेंटल जॉन्डिस में और किसी भी जॉन्डिस में, वो है मर्कसॉल, जो सेफ्रेटिक दवाई है, जिसका मोडिलिटी ये है कि इसका एक्टिवेशन होता है नाइट में। ये इसकी मोडिलिटी है। अभी दवाई कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखती है? मर्करी फैमिली से। अब मर्करी जो है वो एंटीसेफ्रेटिक है। 2 पॉइंट्स हो गई। अब सिफिलिस का खासा ये है कि उसका एग्रीवेशन होता है सनसेट के बाद और म्यूरेशन होता है सनराइज के बाद। ये सिफिलिस का मोडिलिटी है। सो ये मर्कसॉल का भी मोडिलिटी है। दो, अब इसकी पहचान पे आते हैं मर्कसॉल का। इसके पहचान है इधर मुंह के अंदर। अब इसका जो स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, इसकी सिक्रेशन तमाम बढ़ जाती हैं, चाहे वो बाइल सिक्रेशन है, चाहे वो कोई भी सिक्रेशन है, सिक्रेशन इसकी बढ़ जाती हैं इसमें मर्कसॉल में। तो सेम इधर आपके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल या मैंडिबल या पैरोटिड, ये अब ये क्या करते हैं, ये स्लाइवा के सिक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। एम आई क्लियर? अब जब स्लाइवा का सिक्रेशन इंक्रीज होता है तो टाइलिज्म को वो लीड करता है, राल बहता है मरीज का। स्पेशली रात सोते वक्त उसका राल जो सिक्रेशन होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स का वो इंक्रीज होता है और उसकी वजह से उसका ये चीक जो होता है ना वो सारा गीला हुआ होता है। एम आई क्लियर? ये इसकी स्पेशल पहचान है। बाकी इसकी कॉमन सिम्टम जो है ना मुंह के अंदर, इसकी स्पेशल ये पहचान है, ये आपने ज़हन में रखनी है। अभी वही बाकी अलामात आपने इधर लगानी है सारी। इसका पल्स जो होगा वो भी रैपिड होगा, एक्सीलरेटेड होगा पल्स जब आप चेक करते हैं। तो आप इसकी जो बाकी अलामात है वही अलामात हैं इसकी जो और दवाइयों की हैं, मतलब जो लीवर डिरेंजमेंट से पैदा होती हैं, जो ओरिजिनेट होती हैं लीवर डिरेंजमेंट से, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ठीक है जी, उसके फीसिस में प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? येलो कलर, येलो स्क्लीरा, येलो कम्प्लेक्शन। एम आई क्लियर? लेकिन इसने आपने ये याद रखना है सिक्रीशन इसकी इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली स्लाइवरी। एम आई क्लियर? इसका टंग जो होता है फ्लेबी होता है, मेटालिक टेस्ट होती है। दिस इज वर्ड जो होता है, जो ओरिजिनेट होते हैं, जो पैथोजेनेसिस डेवलप होता है लीवर डिरेंजमेंट से। बाकी वही अलामात आप बहुत सारी वो अलामात यहाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो क्लियर कट इंडिकेशंस ऑफ, स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ मर्कसॉल हैं, इससे आपने दवाई को सिलेक्ट करना है। राइट? एक और दवाई है च्यूनिंथिस, राइट, जो हम डिस्कस करने जा रहे थे
हमने ब्रेक लिया, च्यूनेंथस रह गया है, सो उसको कंटिन्यू करते हैं च्यूनेंथस को, राइट। हमने शुरू किया था ना च्यूनेंथस को, तो ब्रेक लिया हमने, ब्रेक के बाद च्यूनेंथस रह गया, अब उसको करते हैं। एम आई क्लियर? च्यूनेंथस का क्या है? आप जॉइंटिस के अलामात के अलावा मैं एक बात आप मेरे ज़हन में आ रही है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। च्यूनेंथस का जो अहम सिम्टम है वो रिकरेंसी ऑफ जॉइंटिस इन एवरी समर। हर गर्मी के मौसम में सर मुझे ये अरकान होता है, जब मुझे या हेपेटाइटिस होता है, एसजीपीटी मेरा रेज होता है, अल्कान फास्फेटीज रेज होता है, एसजीओटी रेज होता है, लीवर एंजाइम आते हैं ना, लीवर मेरा ख़राब होता है हर गर्मी में। च्यूनेंथस सिर्फ एक अलामत पे है, टंग और आइस का येलो होता है, बिल्कुल ठीक है जी। आप इसका जो और दूसरा फीचर है ना वो यूरिन आरी, आप करेंगे ना उसका रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन आरी, उसको डीआर भी कहते हैं, डेली रूटीन, यूरिन आरी भी कहते हैं, यूरिन आरी, ये दो नाम है उसके। अब ये आप करते हैं, इसके 3 सेक्शंस होते हैं, एक फिजिकल सेक्शन होता है, एक केमिकल सेक्शन होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन होता है। जो इसका केमिकल सेक्शन है आप उधर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रेसेस ऑफ बाइल होते हैं, मतलब मामूली सा बाइल आता है यूरिन के अंदर, नीफ्रॉन किडनी से यूरिन में, राइट। दूसरा आप उधर देखते हैं शुगर आता है, सिंगल प्लस होता है या 2+ होता है, बस उधर आपने च्यूनेंथस देना है। व्हाट डज इट मीन कि ये शुगर की भी दवाई है। अब मैं यहाँ एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस के बताऊं, जहां कहीं भी शुगर को इंसुलिन से रिस्पॉन्स नहीं करता, जहां कहीं भी इंसुलिन हेमोग्लोबिन 70-30 लगता है या मिक्सर 70-30 लगता है, या इंसुलिन रेगुलर लगता है या डीप या शॉर्ट एक्टिंग लगता है, व्हाटएवर जो भी है, अब उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वेक्टोजा लगता है उसको, 6-7 हज़ार पैकेट ही का आता है, GLP-1 है सिंथेटिक। साइटोग्लिप्टिन भी उसको नहीं कर रहा, ग्लूकोफिज नहीं कर रहा, सारी कम्बिनेशन नहीं कर रही, फाइजर वगैरह। एम आई क्लियर? आप उधर च्यूनेंथस का इस्तेमाल करें, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है। अब उधर होता क्या है, बाकी आगे नहीं में, उधर मेरे डायबिटीज पे लेक्चर मौजूद है कि जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर वो रिसीव नहीं करता। अब जब ब्लड टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू वे रिसेप्टर्स होते हैं ना, जिसका डोमेन होता है, अब वो डोमेन ना ग्लूकोज उधर उसको स्टिक नहीं होता। आपने वो रेजिस्टेंस खत्म करनी है ताकि ये ब्लड टू तक ग्लूकोज पहुंचे फ्रॉम जीआईटी। एम आई क्लियर? तो ये किससे, कौन सी दवाई आपके पास है? च्यूनेंथस। एम आई क्लियर? ये डायबिटीज का हो गया। कम बैक टू न्यूनेटल जॉइंटिस। अब जॉइंटिस है ना, जॉइंटिस रिकरेंट होता है हर समर को, तो आपका च्यूनेंथस जॉइंटिस जो होता है, जॉइंटिस आप आरी करते हैं, उसके अंदर ट्रेस मामूली बाइल आ रहा है या सिंगल प्लस या डबल प्लस शुगर आ रहा है, तो आपका च्यूनेंथस। बाकी आपने कोई और इसका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यह है कि इस पे आप दवाई को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इस पे हम भी करते हैं। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जो दवाई हमारे पास है वो है चाइना वाला मरीज जो होता है चाइना का, ये एक तो वीक होगा, इसकी वाइटलिटी वीक होती है। इसकी जो मोस्ट मार्क्ड सिम्टम है वो डिबिलिटी, कमजोरी, एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस। जब वाइटल फ्लूइड जो होते हैं, वाइटल फ्लूइड उसके लॉस करने की वजह से अगर उसको कमजोरी आती है तो चाइना उसकी दवाई है। उसकी पेट के अंदर गैस है, गैस ना डकार ज्यादा आते ना, मतलब आप पेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, अपर, लोअर एंड मिडल। आप उस पूछ सकते हैं कि अगर थ्रू एनस होल फ्लैचुलेंसी ज्यादा तो नहीं है? कहते हैं नहीं, कहते डकार तो ज्यादा नहीं आते, कहते नहीं। पेट फूलता है चाइना। भूख लगती है, नहीं लगती, चाइना। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, डिबिलिटी है, चाइना, राइट? तो ये आपका चाइना। आपको कभी मलेरिया हुआ था? जी मुझे मलेरिया हुआ था। स्केल ऑफ मलेरिया है चाइना, 7 मलेरिया ऑफ लगा दें, 7 मलेरिया ऑफ लगा दें।
अब इसका एब्डोमेन हम देखते हैं तो मच फ्लैटनेस होता है। अब ये इसकी मोडिलिटी क्या है? मोडिलिटी इसकी ये है कि बेंडिंग डबल से ना इसको तकलीफ कम होती है, दर्द नहीं, गैस की तकलीफ कम होती है। जब ये बेंड डबल करता है तो इसको तकलीफ कम होती है। ठीक है जी। अब राइट हाइपोकोंडियम इसका रीजन है। जीबी स्टोन की सुपर मोस्ट दवाई है। आप इसके मटीरियल मेडिका पढ़ें, आप जाए ना रिपर्टरी मटीरियल मेडिका में तो इसके एब्डोमेन में जाएं तो एब्डोमेन में गॉल स्टोन ही लिखा हुआ है। अभी गॉल स्टोन ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ लीवर, जब लीवर फंक्शन डिरेंज होता है तो गॉल स्टोन प्रोड्यूस होता है ना, थिकनेस इंक्रीज होती है ना बाइल की, तो इससे आप जीबी स्टोन को भी ठीक कर सकते हैं। इससे आप लीवर को भी ठीक करते हैं तो जीबी स्टोन ठीक होता है ना। तो मतलब ये आपके दोनों काम हो गए। आपका डायबिटीज भी हो जाता है इधर अगर आप समझते हैं, और आपका जीबी स्टोन भी हो जाता है, आपके हेपेटाइटिस के तमाम टाइप्स हो जाते हैं, आपका लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, उसकी ट्राफी भी आपका एसाइटिस भी हो जाता है। ये आप समझ के कर रहे हैं। अगर आप याद करते हैं तो याद करने से ना आपको प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और आपके जो रिजल्ट है वो कमज़ोर होते हैं। अब ये लीवर एंड स्प्लीन, ये स्प्लीन के एनलार्जमेंट की भी दवाई है, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ स्प्लीन। ये उधर लिखा हुआ है उसकी बैक्टीरिया मेडिका में। ठीक है जी। ये स्प्लीन के एनलार्जमेंट की भी दवाई है। जॉइंटिस की भी दवाई, इसमें जॉइंटिस लिखा हुआ है। अभी जॉइंटिस देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि एब्डोमेन एंड ड्यूडिनल गैस्ट्रोड्यूडिनल के ठार। अब ये सारा ना हर एक पार्ट इसका आपको बेसिक मेडिकल साइंसेस पढ़ने का सजेस्ट करता है। राइट। इसके बाद जो दवाई हमारे पास है जो काम करती है, जो ट्राइमियाज्मेटिक है, जो 3 मियाज्म को कवर करता है। ठीक है जी। आप वो ठाप दवाई, आपने दवाई देने सिलेक्शन में देखना है कि यह कहां से आया है, तो उस हिसाब से भी आप दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप उसमें जो ट्राइमियाज्मेटिक दवाई है, डीप दवाई है, जो जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम्स मौजूद हैं, उसके 2 किस्म के टिश्यू होते हैं, एक सपोर्टिव और एक पेरेन्काइमल यानी फंक्शनल टिश्यू। आप ब्रेन को उठाते हैं, नर्वस सिस्टम को उठा के देखते हैं तो उसका सपोर्टिंग है मेनिंजिस, जो उसके पेरेन्काइमल है वो है न्यूरॉन। हम लंग्स को उठाते हैं, प्लूरा सपोर्टिंग है, जो उसका एल्वोलाई है विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द लंग्स। जो स्क्लीरा है आईबॉल का, ये सपोर्टिंग है। जो कंजक्टिवा है ये सपोर्टिंग है। जो रेटिना है विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द eyeball, which contain photoreceptors which are rod and cones, right? अब लीवर का जो पेरेन्काइमा है वो हेपेटोसाइट्स, किडनी का है न्यूरॉन। कहने का मकसद ये है कि लाइको जितने भी टिश्यूज हैं उनके पेरेन्काइमा को स्ट्रेंथन करवाता है। इससे हम किडनी स्टोन को भी निकालते हैं, ये उनके पेरेन्काइमा को स्ट्रेंथन करवाता है और 3 के 3 मियाज्म को ये एरेडिकेट करता है। एम आई क्लियर? आप लाइको की पहचान क्या है? पेट को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। हाँ, आप जो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, अगर यहाँ गैस का प्रेशर ज्यादा है, फ्लैचुलेंसी उसको ज्यादा है, तो देन यू शुड दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ लाइको। क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द लाइको। अब लाइको वाला का जो होता है क्रेविंग एवरीथिंग वार्म। आप ये चाय भी पिएगा ना तो ये गरम गरम पिएगा। इसका उल्ट क्या है? फास्फोरस। वो आईसी कोल्ड, आईसी। अब लाइको चिल्डूनियम वाला जो है ये गरम। ठीक है जी। आप इसको क्रेविंग क्या होगा? फॉर वार्म ना, वार्म थिंग्स, गरम। एम आई क्लियर? क्रेव्स एवरीथिंग वार्म। ठीक है जी। अब इसका मरीज जो होगा वो एमिसिएटेड होगा। ये लीवर कार्सिनोमा की भी दवाई है, लीवर कैंसर की भी दवाई है, इसमें लिखा हुआ है। एम आई क्लियर? ये लीवर कार्सिनोमा की भी दवाई है। अगर लीवर कार्सिनोमा है तो भी ये उसकी दवाई है। प्री सेनिलिटी, जब बंदा
बेवक्त बूढ़ा होता है, ये उसकी भी दवाई है, एसाइटिस की भी दवाई है, लीवर डिजीज की भी दवाई है। अगर आप ना इसकी इब्तदाई 4-5 लाइन्स पढ़ लो तो ये सारा उधर लिखा हुआ है। ट्राइमेस्मेटिक, लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में गैस, फ्लैचुलेंसी, क्रेव्स एवरीथिंग वार्म, और तकलीफ उठाया गया गर्म चीजों से। ठीक, तो इस पे आपने लीवर को सेलेक्ट कर, लीवर में लाइको को सेलेक्ट करना है, राइट। नक्स वाला मरीज जो होगा वो चिड़चिड़ा होगा, ठीक है जी, वो दिमागी काम करने वाला होगा, उस पर वर्कलोड ज्यादा होगा, स्पाइसी फूड खाने वाला होगा और ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल करने वाला होगा। तो इसको आपने एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करना है, स्पाइसीज को, एलोपैथिक रेमेडीज को, ठीक है, और गोश्त को आपने इसको आप दूसरा जो ओवरवर्क होता है ना उस पर जो मेंटल वर्क करता है, ये उसको सुकून देता है। ये मॉडर्न लाइफ की दवाई है, राइट। तो अब उधर आपने नक्स लगाना है। मैं तो कहता हूँ नक्स वने लाजमी है, खुराक दो उसको, राइट। जो लीवर और किडनी को कवर करने वाली दवाई है बर्बेरस वल्गेरस। बर्बेरस वल्गेरस बहुत फ्रेंडली दवाई है, ये बहुत यूजफुल मेडिसिन है, ये लीवर डिरेंजमेंट्स और किडनी डिरेंजमेंट्स के लिए। तो सो यू कैन यूज बर्बेरस वल्गेरस इन मदर टिंचर, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इंशाअल्लाह जो टॉपिक होगा वो इंट्रायूटाइन डेथ पे होगा। जब बच्चा माँ की पेट के अंदर मरता है उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसमें हमने क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।